हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी को ये सूचना देने आया हूं कि आप लोगों को सटीकता के साथ कैसे जानकारी प्राप्त करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपने शिक्षकों के बारे में सही तथ्य फैक्ट अवलोकित करके संस्थान से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं। और यदि नए भी जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि सिर्फ हम यूं ही कुछ जानकारी प्राप्त कर ले, तो यहाँ भी आपको वो सुविधा भी उपलब्ध कराया गया है ताकि हम लोग आपके प्रति ईमानदार हों। लेकिन यदि जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यकीनन तौर पर जुड़ना होगा ताकि आपके तमाम कंफ्यूजन को दूर करके सटीकता के साथ जानकारी दें। देखिए, बिहार IITI की आगे की क्लास कैसे करना है, जनरल नॉलेज के बारे में तमाम जानकारियां आपको इसमें उपलब्ध कराई गई है। देखिए, ये तमाम आपका वीडियो है, इस वीडियो को देख करके आप देख सकते हैं कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो कितना सरल और कितना सही भाषा में आपको बतला रहे हैं। आपको यदि ज्ञान ऐप पर जुड़ना चाहते हैं ताकि आप अपने नॉलेज को ब्रीफ करके सफलता का मार्ग को सुनिश्चित करें, तो यहां पर आपको देखिए थोड़ा सा मामूली आपको भुगतान करना होगा, जिसे आप गुरु दक्षिणा मानकर चलें, या किसी प्रकार का कोई भी आप प्रोडक्ट प्राप्त करते तो उसके लिए कुछ न कुछ भुगतान करना होता है। और उसके लिए यदि इंडिविजुअल पढ़ना चाहें 380 रुपया, मैथ साइंस और जीके पढ़ना चाहें 1050 रुपया। लेकिन ये फी केवल और केवल होली तक के लिए है। होली के बाद जब आपका कोचिंग खुलता है तो इस फी में वृद्धि हो जाएगी। ये एक ऑफर है, होली ऑफर इसे समझ सकते हैं। यदि इसका लाभ उठाते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा, और यदि लाभ दुर्भाग्य से नहीं उठा पाते हैं और फिर आपको पछताना ना पड़े, इस बात को ध्यान रखना है, नहीं तो फी में वृद्धि होने की संभावना है। हेल्पलाइन नंबर है, जहां आपको किसी प्रकार की समस्या होती है ऐप खोलने में, एडमिशन लेने में, या जो पढ़ाया गया उससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करने में, तो इस नंबर से आप पूछ सकते हैं। साथ हैरी पॉटर, ये बिहार का जो क्वेश्चन आपके सामने है 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैंने बारंबार कहा है कि बेहद ही आसान क्वेश्चन होता है IITI में, क्योंकि मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है और बिहार पुलिस का लेवल भी मैट्रिक ही कर दिया गया है इंटर से। इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ का भी जो क्वेश्चन है वह बिहार पुलिस में भी उतना ही प्रभावी होगा जितना कि यहाँ, क्योंकि दोनों का अब लेवल एक कर दिया गया है, दोनों मैट्रिक लेवल का है। श्यामजी सिंह जी, क्या समस्या है आपकी? ऐसे भी आप बड़े दिन के बाद दिखे हैं, पहले तो आप कहीं दिखते भी थे, इधर तो आज बड़े दिन के बाद आपकी दर्शन हुआ है। और जाना चाहते तो हम बेहिचक जा सकते हैं, जाने वाला को कोई कभी रोकता नहीं है। इतना देर आप ठहरे हुए थे, यही आपकी एहसान था मुझ पर। हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर से इनका है, यकीनन तौर पर तमाम विद्यार्थी जेके रॉलिंग से परिचित होंगे। जेके रॉलिंग की पुस्तक हैरी पॉटर काफ़ी फेमस रहा, इस पर कई फिल्म भी बना, भारत सहित विदेशों में यह काफ़ी लोकप्रिय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई है 1489। विश्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला इस क्रांति का नाम है। फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16 वहां का शासक था। 1400 नहीं, 1700, भुला गया, गलती हो गया। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। विशेषकर 14 जुलाई 1789 की घटना काफी मायने रखता है फ्रांस की क्रांति में, जब वहां की उग्र भीड़ ने बास्तिल के किला को लूट लिया, बास्तिल के जेल को तोड़ दिया। उसे ही वहां की क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण घटना में माना जाता है। लुई 14 फ्रांस का एक ऐसा शासक था जो कहता था कि मैं ही राज्य हूं। इसका बयान था, मैं ही राज्य हूं। यह इसलिए कानून है उसे मैं पसंद करता हूं। जहां एक तरफ से भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य और उसका महामंत्री चाणक्य का कथन था, रुचिकर वह है जो प्रजा को लगे, न कि रुचिकर वह है जो राजा को लगे। अर्थात एक प्रकार की लोकतंत्र नहीं होते हुए भी
लोकतांत्रिक प्रणाली की तरह काम हो रहा था कि रुचिकर वह है जो प्रजा को लगे, न कि रुचिकर वह है जो राजा को लगे। और यहाँ लुई 14 कहता है मैं ही राज्य हूँ, यह इसलिए कानून है, उसे मैं पसंद करता हूँ। तो लुई 14 सबसे कठोरतम शासक में से एक था। लुई 16 के समय फ्रांस में क्रांति हुई। इस क्रांति की देन थी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह फ्रांस की क्रांति की देन है और इस क्रांति के देन को भारतीय संविधान का प्रस्तावना में इन तीनों शब्द को शामिल किया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो यकीनन तौर पर इसकी तमाम जानकारियां हो चुकी होगी जो आपकी परीक्षा के लिए काफी प्रभावी सिद्ध होगा। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह? यहां पर ग्रह में देखिए सामान्यतः क्या होता है, सबसे सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह में कौन है? तो सबसे पहले बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके पश्चात बृहस्पति, उसके पश्चात शनि, उसके पश्चात अरुण और अंत में है वरुण। अब यहां पूछता यदि सूर्य का सबसे निकटतम, तब तो हो जाता बुध, लेकिन पृथ्वी का निकटतम एक तरफ जो है शुक्र है जो, और एक तरफ पृथ्वी का निकटतम मंगल है। लेकिन दूरी के आधार पर जो है, तो दूरी के आधार पर निकटतम जो है वो है शुक्र। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वहन भी कहते हैं। शुक्र को सुबह एवं शाम का तारा भी कहते हैं। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र के सबसे चमकीला होने के कारण ही प्राचीन काल में यूनान के लोग इसे प्रेम की देवी के रूप में शुक्र की पूजा करते थे। यूनानी लोग शुक्र को प्रेम की देवी के रूप में पूजा करते थे। भारत में पृथ्वी को जुड़वा वहन शुक्र को कहा गया है। पृथ्वी का पुत्र मंगल को पृथ्वी का पुत्र कहते हैं। शुक्र पृथ्वी की बहन हुई। बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है, आप देखते हैं कि चंद्रमा 15 दिन तक धीरे धीरे बढ़ता है, फिर 15 दिन फिर धीरे धीरे घटता है, अर्थात उसकी हर दिन अलग अलग प्रकार की आकृति होती है। इसी प्रकार बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी अलग अलग दिन अलग अलग आकृति होती है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे भारी ग्रह भी है। सल्फर डाइऑक्साइड की बहुलता के कारण इसका रंग पीला है। पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, रीजनिंग का क्लास, चूंकि मुकेश जी बिहार ITI में रीजनिंग है नहीं, इसलिए रीजनिंग का स्पेशल क्लास सुबह चलता है 10 बजे। तो स्पेशल क्लास वो जो विभिन्न एग्जाम के पैटर्न है उसको लेकर सामूहिक तौर पर आपको पढ़ाते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि मंगल पर लौह ऑक्साइड की बहुलता है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं क्योंकि उस पर सल्फर डाइऑक्साइड की बहुलता है। मंगल पर एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 10,660 मीटर है। चलिए अब यहां पर देखते पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है किस रूप में? अब प्रश्न आपके सामने सिंपल सा है। तो पृथ्वी का अंडाकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है। ऊर्ध्वाधर हो नहीं सकता है, हॉरिजॉन्टल हो नहीं सकता है, गोलाकार और अंडाकार। तो पृथ्वी गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार पथ में सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसी कारण दिन और रात की लंबाई में कमी और बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार से आंसर आपका हो गया डी। बरमुडा त्रिभुज
अविनाश जी, जिसमें आपकी रुचि रहेगी, आप जो है 10-20 हीरो हीरोइन का नाम देखिए एकदम दनादन याद करके बोल देते हैं, 10-20 क्रिकेट खिलाड़ी का नाम आप बोल देते हैं। तो जिसमें आपकी रुचि रहेगी, स्वाभाविक सी बात है वह आपको अधिक याद रहेगा। तो यदि आप इसमें रुचि पैदा करें तो आप हमसे बेहतर जीके की नॉलेज रख सकते हैं। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए उतना नॉलेज तो यकीनन तौर पर रख सकते हैं और रखना होगा आपको, क्योंकि यदि आप सफलता चाहते हैं और सफलता जब यहाँ पर आए हैं तो सफलता की उम्मीद से ही आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका भी जीके मेरे तरह ही, मुझसे ज़्यादा ही मजबूत हो, ताकि आप एक सफल विद्यार्थी के रूप में हमसे मुलाकात करें। जय हिंद गौरी शंकर जी। तो बरमूडा त्रिभुज जो है एक त्रिभुजाकार आकृति का सागरीय जल क्षेत्र है, जहां से ऊपर से भी यदि कोई जहाज गुजरता है तो वहां कुछ इस प्रकार का चुंबकत्व का बल है, वह जहाज नीचे गिर जाता है और वो आज तक उसका पता नहीं चलता है। तो बरमूडा द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर का त्रिभुजाकार आकृति का एक जगह है। चलिए कोई बात नहीं, क्रिकेट नहीं जानते, मैंने एक उदाहरण दिए, मुझे व्यक्तिगत ऐसा कुछ नहीं था अविनाश जी, एक उदाहरण दिए कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं कई क्रिकेट खिलाड़ी के नाम याद रख लेते हैं, कई फिल्म के हीरो हीरोइन का नाम याद रख लेते हैं, तो वहां पर जैसे वो नाम याद रहता है उसी प्रकार इतिहास भूगोल भी याद रहेगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य 3 जनवरी को पृथ्वी के निकटतम होता है, सबसे निकट तब उसकी दूरी होती है 14.70 किलोमीटर। 4 जुलाई को यह पृथ्वी से सबसे दूरी पर होता है, तब इसकी दूरी होती है 15 लगभग 20-21 करोड़ किलोमीटर। चलिए मुकेश जी धन्यवाद। आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, पहले आप अपनी जीवन के आईपीएल को पास कीजिए, उसके बाद वो आईपीएल तो कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा, लेकिन मूल जो है आपका अपना आईपीएल है। आपका आईपीएल है कि आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें शीघ्र सफलता प्राप्त कीजिए, तो फिर तो आईपीएल देखने का आपको पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगा। नहीं वैसे अब कोई स्पेशल बिहार पुलिस के लिए कोई स्पेशल क्लास नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब तो एग्जाम बहुत निकट आ चुका है। पॉलिटेक्निक की क्लास फिलहाल तो ऐसा कोई सूचना है नहीं, यदि ऐसी सूचना होगा तो आपको ये क्लास की सूचना दे दी जाएगी। तो अटलांटिक महासागर का वो है जहां की ऊपर से जाने वाला भी वह हवाई जहाज उसमें विलीन हो जाता है। महाबली गंगा, देखो नाम है महाबली, ऐसे श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, लेकिन विद्यार्थीगण वाकई में कोई बहुत लंबी नदी है। गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। फिर बुध सूर्य से निकटतम है, लेकिन बुध पर दिन का तापमान 420 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का -180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, फलतः औसत तापमान जो है घट जाता है। जबकि शुक्र के वायुमंडल में 97% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। जब आप पढ़ते हो पृथ्वी पर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसमें थोड़ी सी वृद्धि होने पर ग्लोबल वार्मिंग से परेशानी हो रही है, और वहाँ 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कारण वहाँ पर सबसे गर्म ग्रह होता है, तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। चलिए, तो श्रीलंका की नदी है महाबली, जो मात्र 335 किलोमीटर लंबी है, और ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। थाईलैंड का नदी है मेकांग, तो मेकांग नदी थाईलैंड, म्यांमार और लाओस से होकर गुजरती है, जो वहां की सबसे लंबी नदी है। वहां की जिसकी लंबाई है 4350 किलोमीटर। इंडोनेशिया में सिटारम
बिहार पुलिस का क्लास होता है संध्या के 5 बजे से 7:30 बजे तक, उसमें 6 से 7 क्लास हम लेते हैं। तो इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी होता है सिटारम, उसकी नदी है। तो इस प्रकार से हर राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदियां, जो विकल्प आपके सामने है। चलिए प्रश्न आपके सामने देखिए, बेहद सा इजी क्वेश्चन है। कौन सा दर्रा, दर्रा कहते हैं पर्वत का वो कटा छटा भाग, वो संकीर्ण भाग जो कि इस पार से उस पार जाने का मार्ग उपलब्ध कराता है। तो पर्वत के बीच का धंसा हुआ, बीच का कटा हुआ भाग को कहते हैं दर्रा। माना और नीति दर्रा, माना और नीति दर्रा ये है उत्तराखंड में। सिप किला दर्रा ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। सिप किला हिमाचल प्रदेश में, माना और नीति उत्तराखंड में। बुर्जिल और जोजिला ये है जम्मू कश्मीर में। और नाथुला और जेलेपिला यही आपका आंसर है। उसके लिए याद रखिए कि नाथुलाल सिक्किम जाएगा, नाथुलाल सिक्किम जाएगा। तो नाथुलाल हो गया नाथुला, जेलेपला हो गया जाते जेलेपला। दोनों का ये कूट रूप में नासिक नदी किस नदी के तट पर है? नासिक से निकलती है, नासिक बगल में ही है ट्रैम्बक की पहाड़ी, वहां से निकलती है गोदावरी नदी। तो नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर है। अविनाश ठाकुर जी, अभी तो बताना मुश्किल है कि बिहार कांस्टेबल में WC का WS का क्या आपका आएगा। जब तक एग्जाम नहीं हो, जब एग्जाम हो जाए, क्वेश्चन जब देखेंगे तब उसके बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। बिना क्वेश्चन को देखे हुए अनुमान लगाना उचित नहीं है। ये थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए कि चाहे कितना पर भी कटअप जाए आप सफल जरूर हों। इतना अपने आप को मजबूत कीजिए और जितना मैंने बतलाया है, जितना विस्तार से यदि उतना आप देखेंगे तो यकीनन तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। सतलज और काली नदी हिमालय का जो क्षेत्र है, अब देखिए हिमालय में सिंधु से सतलज नदी का जो बीच का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। सतलज से काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र को बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता से दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं असम हिमालय। तो हिमालय को प्रादेशिक रूप से इन 4 भागों में बांटा गया है। अब आप देखिए तमाम चारों विकल्प का उत्तर आपके विस्तार के साथ शामिल बताया गया है। अब आसानी से आप इस उत्तर को देख लेंगे कि अविनाश जी फर्स्ट अटेम्प्ट है तो और बेहतर है। अभी आप एकदम युवा हैं, सफलता आपकी सुनिश्चित है। बस ध्यान से, जैसे मैंने बतलाया था कि क्वेश्चन को पढ़िए, विकल्प को देखिए, विकल्प की परीक्षण कीजिए, समीक्षा करके कोई हड़बड़ी में नहीं और उत्तर दीजिए। जितना कन्फर्म दे सकते हैं। एक तो हुआ कि क्वेश्चन पढ़ते के साथ उत्तर याद है, कन्फर्म हो जाती है। दूसरा होता है विकल्प की समीक्षा करके। तीसरा है 50-50 करके। उसके बाद भी जब बच जाए तो सीधे आप कोई एक से उठाइए, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। ABCD में जो आपको लगता है B या C को उठाइए। जितना शेष बच गया सब एक रंग दीजिएगा तो सफलता प्राप्त करने की संभावना अधिक हो जाएगी। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। अयोध्या, हाँ बोलिए सुजीत जी क्या क्वेश्चन है?
तो यहाँ पर चारों का चारों आपका, अब देखिए सतलज और काली के बीच कौन हो गया? अब देखिए सतलज काली के बीच हो गया कुमाऊं हिमालय। तो आसानी से उत्तर दीजिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ उत्तर देना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपके कंसेप्ट को विकसित करना, आपकी मानसिकता को बेहतर बनाना, आपकी समझ को विकसित करना, ताकि आप आसानी से उत्तर दे सकें। ठीक है, पॉलिटेक्निक क्लास होगा तो आपको जरूर सूचना दी जाएगी। फिलहाल तो ऐसी कोई सूचना है नहीं। भारत में लगभग 30% क्षेत्रफल किसका है? आपको पता है भारत का 32 लाख, भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए 30%। अब यहां विकल्प देखिए राजस्थान है, तो राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। चलिए दूसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। तीसरा नंबर पर आइए महाराष्ट्र। कावेरी नदी के तट पर अवस्थित शहर जो है उसका नाम है त्रिचरापल्ली। त्रिचरापल्ली कावेरी नदी के तट पर है, वो है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए यहां है 32 लाख, तो यहां देखिए 3 लाख 3 लाख 3 लाख 9 लाख, तो ऐसे ही हो गया। तो 9 की सत्ता है, बाकी देखिए यहां पर हर जगह तो स्पष्ट हो जाता है कि लगभग 30% जो है अकेले राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 3 राज्य में उपलब्ध है। एयरफोर्स के लिए क्लास तो यहां नहीं है, एयरफोर्स का क्लास करना है तो आइए पटना, हम लोग ऑफलाइन में आपको बतलाएंगे एयरफोर्स के बारे में। कडागम की पहाड़ी, कडागम की पहाड़ी को बोलते हैं इलायची की पहाड़ी भी। कडागम की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। यह पहाड़ी पश्चिमी घाट में पड़ता है। अब यह पड़ता है केरल में, तो केरल के पास है इलायची की पहाड़ी, उसे ही कडागम की पहाड़ी कहते हैं। ये यकीनन तौर पर यह ट्रिक था भी आपको सिक्किम का, तो ट्रिक बतलाए, जहां जहां ट्रिक पर बनेगा तो ट्रिक आपको बतलाएंगे, जरूर बतलाएंगे। जम्मू कश्मीर में हो गया पीर पंजाल श्रेणी। महाराष्ट्र पश्चिमी घाट के तट पर बढ़ता है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अरब सागर का द्वीप है। लक्षद्वीप एक कोरल द्वीप है। लक्षद्वीप जो है कोरल द्वीप है। कोरल क्या है, बोलते हैं प्रवाल भित्ति। समुद्री एक जीव होता है जिसका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसकी वही कंकाल के रूप में जब एक जगह जमा हो जाता है तो उसको कहते हैं कोरल रीफ। और विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ। तो यहां पर आपका आंसर हो जाता है 36। निम्नलिखित नदी में कौन सा एक बंगाली खाड़ी में गिरती है? अब देखिए बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। महानदी सिंघवा छत्तीसगढ़ से निकला और उड़ीसा में बंगाली खाड़ी में गिर गया। कावेरी कर्नाटक से निकला और तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नासिक से निकली और आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है और भ्रंश घाटी से बहते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो आंसर आपका हो गया सी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का भी जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। भगत सिंह जो हैं शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। बहावी आंदोलन के प्रणेता रहे, उनका नाम था, जो कि अरब के क्षेत्र के थे, अब्दुल बहाव। लेकिन भारत में इसको जो फैलाए वो थे सैयद अहमद बरेलवी। अब्दुल बहाव, लेकिन भारत में इसको फैलाने का श्रेय है सैयद अहमद बरेलवी। और उसका मुख्य केंद्र था पटना।
मुख्य केंद्र था पटना। सैयद अहमद बरेलवी लगभग 1800 ईस्वी के बीच ये आंदोलन चला था, जो इस्लाम धर्म की कट्टरता को बढ़ावा देता था। जिस रूप में इस्लाम धर्म की शुरुआत पैगंबर साहब ने किया था, उसी को पूर्णतः लागू करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये था बहावी आंदोलन। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। तो 1919 के अधिनियम के आधार पर जो चुनाव होना था केंद्रीय विधानसभा का, उस चुनाव में भाग लेने के लिए ये लोग समर्थक थे कि चाहते थे चुनाव में भाग लें। महात्मा गांधी चाहते चुनाव में भाग न लें। दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हुआ और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। अब देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक चला, जहां चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इसे वापस ले लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो अब वहां पर चूंकि स्वराज पार्टी गठन 1923 में हुआ, तो 1942 हो नहीं सकता है, 1930 हो नहीं सकता है। तो आपके सामने स्पष्ट है, उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इस प्रकार से प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न की समीक्षा कीजिए, प्रश्न को रिव्यू देखिए और बड़े आसानी से उत्तर तक पहुंचिए। संविधान का अनुच्छेद 263। नीति आयोग, आपको पता है कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संगठन है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1939 से लेकर 1945 तक चला, तो नीति आयोग हो नहीं सकता है। सरकार नामक कोई संस्था होती ही नहीं है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 के आधार पर होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद गठन सर्वप्रथम 1990 में किए। सरकारिया आयोग के सिफारिश से 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। चूंकि विद्यार्थीगण हर चीज का हर का समय होता है और विलंब हो जाएगा तो फिर अंत शिक्षक को परेशानी होगी, इसलिए उत्तर हम लोग देते हैं। लेकिन उत्तर देने के पहले आपको तमाम विकल्प के बारे में, यहां पर लाइन गलत है। 1975 शायद महीना था 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा किया गया। तो उस वक्त राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका काल है 1974 से लेकर 1977, जबकि बीबी गिरी का काल है 1969 से 1974। ज्ञानी जैल सिंह का काल है 1982 से 87। शंकर दयाल शर्मा का जो काल होगा वो होगा 1992 से 1997। तो इस प्रकार से चारों का काल आपको बतला दिया गया। तो आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद। विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता होगा 5 जून। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कि संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में मतदान करने की आयु, जो मूल संविधान में अनुच्छेद 326 के आधार पर 21 वर्ष था, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 72वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को शामिल किया गया। 62वां संविधान संशोधन के द्वारा एससी और एसटी को अगले 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया। और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो महत्वपूर्ण ऐसा कुछ था, इसमें विशेष परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा जरूरी है भी नहीं, वो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1911 को संविधान सभा की बैठक हुई
और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष चुने गए। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। निम्न में से किसे उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना को जीवित लिविंग बनाया गया? तो यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड से निकलती है गंगा और यमुना। इसे जीवित प्राणी माना, अर्थात इसे गंदा करते हैं, इसे प्रदूषित करते हैं तो वह उसे जिस प्रकार मनुष्य को आप परेशान करते हैं तो केस होता है, नदी को भी जीवित मानव की तरह माना गया, अर्थात उसकी स्वच्छता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। यह फैसला दिया गया उत्तराखंड। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आपको ज्ञात है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 फीट, दुनिया की सबसे ऊंची, इतना ऊंचा कहीं भी नहीं है, तो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हो गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। 182 मीटर की ऊंचा है। यह बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 2018, 31 अक्टूबर उनकी जन्म दिवस है, तो उसके अवसर पर बनाया गया है गुजरात में ही उनका दूसरा मूर्ति बना है 50 मीटर ऊंचा। एकीकृत पथ चलिए तो साइंस के क्षेत्र का है। अंतिम क्वेश्चन, वेदों का संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में आज समाज की स्थापना किए थे। एस राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने डीएवी 1886 में डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना किए। और स्वामी विवेकानंद से आप भली भांति परिचित हैं। तो विद्यार्थीगण, आपने पूछा था नाम, मेरा नाम है सुदर्शन कुमार कश्यप, एसके कश्यप। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब